हो गया। अब आओ 25 की बात करें, 25 यूनिट का वैल्यू कितना है 400। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25, 8 216। अब किसका पूछ रहा है, तो पहले और दूसरे बच्चे को कुल मिलाकर, तो पहला दूसरा कितना 18, 18, 18 गुने 16 कर दो 180, और 180 प्लस 18 से 108 जोड़ दो, कितना होगा 288। आंसर हो जाएगा इसका कितना 288। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल के से किसी मीनार की छाया की लंबाई 40.3 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की ऊंचाई देखिए, छाया यदि एंगल छोटा होगा तो दूर जाएगा, एंगल बड़ा होगा तो नीचे बगल में आएगा। तो 60 डिग्री यहाँ आया 30 डिग्री। अब पहले आइए बताए होंगे 30 60 90, इसका 1, इसका √3, इसका 2। आ जाओ पहले 60 के हिसाब से हो गए 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3, ये होगा 1। अब आइए 30 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, ये होगा 30 के हिसाब से 60 होगा, इसको होना चाहिए √3। अब आइए इसको 1 गुना किया, अब यहां बताइए इसको √3 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहां तक हो गया 1, तो ये हो जाएगा कितना 2। कितना वृद्धि हुआ 40/3, तो 2 बराबर हो गया 40/3, 1 बराबर होगा 20/3। आपका तो ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है √3, तो √3 बराबर होगा 20√3/3। तो ऊंचाई क्या होगा 20√3/3, कोई ऑप्शन नहीं है। 3, 1 में √3, 30 का 1 हो गया, इसका 60 हो गया 2, आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है आंसर लिखिए 20/√3, 16.2/3 सही है। कहता है मीनार की छाया की लंबाई 40/3 है, मीटर वृद्धि हो जाए तो मीनार की ऊंचाई क्या है। इसमें ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ होगा 20√3/3। आ जाइए 24 के बाद आइए 22 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगी, उनके लंबाई चौड़ाई समांतर है, तो 100 मीटर प्रति वर्ग मीटर दर से इस सड़क पर बजरी लगाने। देखिए सबसे बड़ी बात है अंदर है आपका, तो दो बातें कर सकते हो, एक सड़क की जो होगा उसका डबल कर दो, तो चौड़ाई है कितना 2 मीटर, 2, तो सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल सीधा लिखोगे 2 गुने 22 है 22। ऐसा ऐसा दो सड़क बना तो 2 से गुना कर दो, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, इसमें से घटा दो 2 का स्क्वायर, सच हो गया 44, 88, 88 में से घटा दो 4, 84, ये होगा क्षेत्रफल। अच्छा पैसा कितना लगता है 100 रुपया, तो खर्च कितना हो जाएगा 84 गुने 100, आंसर होगा 8400। सीधा एक रास्ता 22 दूना 44, तो दूसरा रास्ता भी 22 दूना 44 क्योंकि 22 है, और ये वर्ग में ये कर 2 बार काउंट हुआ तो ये हो गया वर्ग, तो 2 का स्क्वायर घटा दो। आ जाइए आ जाइए 1 मिनट। हाँ इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। यदि तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन रहे और उसका वैल्यू 2 हो, तो हमेशा ध्यान रखें सबका वैल्यू 1 1 होगा। क्लियर, अब 1 1 होगा, यहाँ आइए ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया कितना
2 × 1 1, और तो 10 इंटू कॉट कट जाएगा, या 1 1 हो जाएगा। 2 × 1 1, तो आंसर कितना होगा? 4। आ जाइए। 27। अब देखिए 27 क्या करे क्वेश्चन में, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतना छूट देकर बेचने 25 पर लाभ कमाता है। जब वस्तु के क्रय मूल्य में 30% वृद्धि हो जाए तो उस पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान के अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत एकल छूट देना होगा? आप बताइए। हमको चाहिए 25-10 देने के बाद, 1 मिनट, 25-10 देने के बाद कितना लाभ कमाते हैं? 25%। आप बताइए 25-10 यदि देते हैं तो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस का 75% का कितना? 90% जो वैल्यू होगा कितना? 125। क्लियर है? अब यहां नहीं तो एक काम करोगे, ये दोनों सबसे बेहतर होगा, तुम्हें ये करो 25 10 35, पहले करो 25 + 10 माइनस 25 × 10 बटा 100। अब तो 35 में से कितना घटाओ? 2.5, साढ़े 32%। तो साढ़े 32% छूट दिया, ये होगा डिस्काउंट। तो बिका होगा कितना में? 67.5% बराबर 125, 100% वॉट। ठीक है, पॉइंट यदि हटाएं यहां आ जाएगा 0। 6 चौक 24, 3 27, 5, यहां पर कहीं कहीं गड़बड़ी, 62.5। तो 5000/27 कहीं गड़बड़ी देखने दो। 25% का छूट के पता है 25% लाभ अर्जित। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाए तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए, अच्छा कहाँ गड़बड़ हुआ? मार्क प्राइस का 62.5%, नहीं 67.5%, 67.5% बराबर 125। तो मार्क प्राइस हो जाएगा 125/67। एक पॉइंट और बढ़ाओ, ठीक तो है। 25, 24, 3 27, 5000 बटा कितना होगा? 27। अब क्या करा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 30% वृद्धि हो तो पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, कितना परसेंट छूट देना होगा? 1 मिनट रुक जाओ, आ जाइए। कितना है ये? 25 और 10 हो गया कितना? 35। 35 में से कितना घटाओगे? सारे 25 × 10/100, सारे हो गया 32। ठीक है, मार्क प्राइस 67.5% बड़ा हो गया कितना? 125, 100% वॉट, 125/67 गुने 100 गुने 125, सॉरी फिर को 10 गुना बढ़ा दो, यहाँ होगा 6 चौक 24, 3 27, ये हो गया 5, तो 5000/27। अब ये होगा मार्क प्राइस। अब कहता है क्या क्या है, क्रय मूल्य पर को 30% वृद्धि कर दी जाए तो उसे पहले समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट देना होगा? तो 5000/27 27 गुने 100 माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 130%। कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं? ठीक, देख लेते हैं। 1 कर दो, 5000, 50,000 माइनस 500 एक्स बराबर 27, 13 7 91, 9 और 13 दूना 26, 9, 13 दूना 26, 9,
x बराबर होगा, इधर कर दें, कैलकुलेशन कहीं गलती, 1 मिनट, अच्छा 100 यहाँ करें तो 1 मिनट कहीं गड़बड़ा रहा है, 0 अब होगा 500, ठीक है, ठीक है, 500 माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 27, 270, 51, 270 और 27 81, 351, तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, 119, 149/5 से काट दो, 5 दूना 5 का 5 दूना 10, ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है लगता है, नहीं तो इसको रखते हैं, बाद में देख लेते हैं, थोड़ा सोचने दो, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में उसको देखेंगे। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 1000, यदि ब्याज गणना चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो समान राशि पर समान दर से अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए पहली बात है 2 वर्ष है 8%, एसआई क्या हो जाएगा, 8 8 8 दूना 16, अब 8 का 8% हो जाएगा कितना, 0.64, तो सीआई हो जाएगा 16.64, ठीक है। अब देखिए तो 16%, अब कहता है कि तो 16% बराबर है कितना, 1000, तो कितना देखना है, 16.64%, 1000/16 गुने 64, अब एक काम करो, 2 शून्य यहाँ रख दो, 16 का 16, 16 चौका 64, कितना होगा, 1040 रुपये, 1040 रुपये, 20 10 35 62। हम्म हम्म चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन दिया है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस 4:30 बजे दिल्ली से रवाना होते 10:30 बजे पहुंचती है, अमृतसर चलती है ट्रेन के औसत के 75, तो सिंपल क्वेश्चन है, कितना डिफरेंस हो गया, 6 घंटा, 6 गुने 75 कर दो, 7×6 = 42, 6×5 = 30, 450 किलोमीटर। नेक्स्ट आप बताइए, ए 90 डिग्री है तो कन्फर्म समकोण त्रिभुज की बात करोगे, ए 90 डिग्री, हाँ भाई, ए भी 6 सेंटीमीटर, अब देखो ए बी है 6 सेंटीमीटर, ए डी, अब बताओ ये है ए सी है 8 सेंटीमीटर, 6 8 10 हो जाएगा, बीसी के लंबवत एडी का मान ज्ञात करें, ये है, तो लंब गुने देखो कर्ण पर डाले गए, याद रखना गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई बराबर लिखिएगा लंब गुने आधार बटा कर्ण, एकदम याद रखिएगा, तो 6 × 8/10, आंसर लिखेगा 4.8, आंसर लिखिए 4.8। आइए
अब आइए, दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी को 20 घंटे भर जाती है। केवल ए पाइप खोले जाते हैं तो इस टंकी को पाइप बी द्वारा से भरने में लाने व समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना, देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इससे तब बेहतर होगा इसको एग्जाम में ऑप्शन बना। अब देखिए, तो पाइप बी को अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लगता है, लिखा हुआ है बी द्वारा से अकेले भरने में लगे समय की तुलना 9 घंटे पहले भर देता है। अब बी की बात करें, अब देखिए 20 और यहां लिखता है फिर 20, हमको बी का निकालना है, तो पहले भर देता है। यदि बी घंटा में भरता हो तो ये भरता होगा B-9 प्लस बड़ा 1 करें। अब कौन सा ऑप्शन रखे ताकि 1 बन जाए, यदि मान लो 9 से कटे, ये बात ध्यान रखिएगा, ये है 20 5 का गुणक, तो कोई ऐसा लो ताकि 5 4 से कटे, तो 42 तो हो नहीं सकता, 39 नहीं हो सकता, या तो 45 होगा या 36 होगा। यदि मान लो, यदि हम 45 से देते हैं 20/45 अब प्लस 20 बटा क्या हो जाएगा 9 घटेगा 36, इस हिसाब चला जाए, ये होगा 5 चौका 20 9 चौका 36, ये हो जाएगा 4 ये 9। अब देखो 9/9 आया 1 हो गया, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आई, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 20 पर अधिक गति से चलता है तो गंतव्य स्थान में 90 किलोमीटर मिनट पहले पहुंचता है। गंतव्य स्थान 441 किलोमीटर दूर हो तो उसकी सामान्य चाल गुणा है। अब देखो दो बातें हो, 90 20 पहले एक बात आ रही है, ये टाइमिंग, तो 20 की बात करें तो 20% तो 100 से 120, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 20 मिनट की बात करें तो अब यहां पर देखो, तो समय हो जाएगा 6 और 5, 4। अब देखिए अंतर कितना का, एक, 1/90। यदि गंतव्य स्थान तो उसके सामान्य चाल की बात करें तो 6 बड़ा क्या होगा 540 मिनट, 540 मिनट का मतलब क्या हो गया 9 घंटा। अब 9 घंटा, अब चलिए, तो साल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 441 को भाग देने कितना से 9, 9 चौका 36, 9 नमा 81, आंसर हो जाएगा 49 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। पैंतीस में है 2700 एन, 2700 एन।
तो 7वां क्वेश्चन है मेरा। क्लियर? चलिए, बैटरी गड़बड़ा गया था, चलो 1 मिनट आ गया। नेक्स्ट आइए। इसमें क्या दिया है? x का बराबर क्या है? -12, y बराबर क्या है? 2, और तो 4y/5, y में इसमें तो मान रख दो, मान निकल जाएगा। कितना होगा? 4 गुने 2/5। फिर क्या दिया है? इसके बाद उसके साथ क्या दिया है? 2 घटे जोड़ 1/2, जैसे जैसे दिया उसे लिख दो, -35। इसके बाद है 3 गुना x का मान कितना? -1/2 माइनस 4 गुने 2 बटा क्या है? 5 घटा 1/10। इसको 7 किसके साथ जाना है? 3 गुने -12 माइनस 5/7। 5/7 को गुना किससे करना है? 7 गुने -12 अब माइनस 4 गुने 2। अब इसको सॉल्व कर लो, जितना आएगा लिख, तो लगभग आएगा 94। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये सब आराम से बना। ये चलिए, ये मेन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक साल में एक सप्ताह का औसत तापमान क्या है? 28 डिग्री। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत है 27.5 डिग्री, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का है 29 डिग्री। अब बताओ, ये देखोगे 4 दिन यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी 4 दिन दिख रहा है। एक बार बताओ, 4 दिन दिख रहा है, 28 डिग्री पहला, इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फिर बताओ कहाँ गया? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब देखो, इसका वैल्यू दिया है आपका कितना? 27.5। इसका मतलब ये कितना कम है? -0.5 गुने 4 दिन, तो -2। और ये कितना है? 29। कितना अधिक है? 1। 1 गुना 4 हो गया 4, डिफरेंस हो गया कितना? 2। अब 2 है तो इसमें 2 जोड़ दोगे, आंसर क्या होगा? 30। आंसर लगाओ, गुरुवार का वैल्यू कितना होगा? 30। ऑप्शन नंबर ए लगाओ। आ जाओ, फॉर्मूला याद होगा? क्या फॉर्मूला होगा? 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण में निवेश की गई समान राशि प्राप्त ब्याज की रकम में 36 रुपए का अंतर है। 2 वर्ष का फॉर्मूला बोलिए। 2 वर्ष का SCI और SI का डिफरेंस को हम डी माने, 2 वर्ष का, तो डी बराबर होगा P इंटू R² बटा 100²। ठीक है, और 3 वर्ष का भी याद रखो, 3 वर्ष का होगा डी बराबर P इंटू R² 300 प्लस R बटा 100³ अब 2 वर्ष का, तो ये फॉर्मूला यूज करें। कितना परसेंट? 36। 36 बराबर P इंटू 4 गुने 4 बटा 100 गुने 100। अब यहाँ से 25 काट दो, यहाँ से 9 का, 25 9 225, तो P बराबर 225 पर अब 2 शून्य दे दो। दस, 5, 2। सही है, चले आइए नेक्स्ट आइएगा। ये क्या है? आ जाइए, क्या दिया है? ABC 6, AB BC CA -2। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला,
यहाँ पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा a प्लस बी प्लस सी कितना है 6, a प्लस बी प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो अब बताओ 6, ये होगा 36 और 6 42, 6 गुने 42, 6 दूना 12, 6 24 1 25, 252। ठीक है, नेक्स्ट। आ जाओ। ए किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा करते हैं जितना बी और सी मिलकर करते हैं। ए भी 10 दिन और सी 10 साल। एक बताओ, ए बराबर है बी प्लस सी, आप कहता उसे पूरा करते हैं। ए बी मिलकर 10 दिन और सी, ए प्लस बी हो गया 10 दिन और सी हो गया कितना दिन 60, तो काम बोलो तो 60 होगा। ये करेगा 6, ये करेगा 1, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 7 का। अब बताओ, हमारा कहने का मतलब ए बी सी के बराबर, तो 2a बराबर होगा कितना 7, ए का वैल्यू होगा 3.5। अब ए बी मिला के 6 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 6 में से 3.5 घटा दो, कितना हो जाएगा 2.5। अब किसके बारे में बोल रहा है, बी अकेला, तो बी अकेला तो 60/2.5, 5/2, 12, 12 दूना 24। अरे 32। आ जाओ, ये क्या क्वेश्चन दिया आपके पास, ये क्वेश्चन देखिएगा। आमिर की आय अली के आय का अनुपात 5:3 है, वे क्रमशः 9-5 का अनुपात खर्च करते हैं। आमिर 2600, देखो ये बात याद रखिएगा, 1 मिनट रुकिए। आय, खर्च, नीचे हो जाएगा बचत, कितना दिया 5:3, 9:5, यहाँ लिखेगा 2600। पहले किसका नाम है, अली, अली है तो आमिर है, ये अली है, ये आमिर है। आमिर का अली का है 1800, तो पहले 1800 लिखे। नहीं, आमिर अली है, सही था। ऊपर किसका नाम है, आमिर का, आमिर अली, सही है। अब यहाँ लिखेंगे 2600, यहाँ लिखेंगे कितना 1800, बचे 25, 9 या 27, डिफरेंस कितना का 2, 18 162, ये हो गया कितना 13, इसका मतलब अंतर कितना होगा 3200। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 3200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1600। आप देखिए किसका निकलना है, उनके आप संबंधित आए, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 1600 गुने 5 हो गया 8000, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 3 गुने 1600, आंसर होगा 4800। कोई ऑप्शन देखिए। 8000 और 4800। अब आ जाइए इस पर, क्या दिया 38 पर चीनी घोल में 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाए ताकि 17.1% चीनी का घोल बन जाए। अब देखिए पहली बात है, पहले कितना था 38%, तो 38% कितना पानी मिलाया जाए, 38 पानी की बात करें तो 38% यदि चीनी था तो बचेगा कितना
62%। अब यहाँ लिखो बाहर से कोई चीज आएगा तो 100%। अब बीच में 17.1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 83%। नहीं 80, एक मिनट को, 82.9%। यहाँ कितना होगा? दोनों तो बड़ा ही हो गया। और एक रेख को चीनी की मात्रा, चीनी, ताकि चीनी का पानी मिलाया जाता है, आप चीनी का घोल बन जाए, ठीक है। तो चीनी में लेके चलते हैं, आ जाओ। 38% पानी मिला रहे तो यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 17.1, 171.1। 38 का तो 17, कितना, 11, 21, तो 20 कितना हो जाएगा? 9। पॉइंट हटा दो, 19 नम्मा, 19 11, तो 9 बराबर 90, 11 बराबर होगा 110। आंसर लिखोगे 110। लास्ट था एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, उसको पहले हम देख लेते हैं। कौन सा छूटा था? कोई क्वेश्चन छूट गया था। हम्म, हम्म, यही है, ये छूट गया था, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे थे। 25 10 35, एक मिनट करो, 25 10 35, तो 35 में से 25 गुने 10 घटा दो, ये होगा 32.5%, तो 67%। 67% हुआ तो 125 रुपया आया। 100% होगा तो क्या होगा? इसका जस्ट डबल है, तो क्या होगा? 2 गुने 100, ये गलती किया था, 200, ये होगा मार्क प्राइस। अब कहता है 25% लाभ, 30% बढ़ जाए तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 130 रुपया। अब इसका 100 सेलिंग प्राइस बनाओ, 130 का कितना परसेंट? 125%। 5 4 2 65, पचे 25, 6 25 32 बटा 2, 162 कितना हो जाएगा? 1632, 1632, ठीक है पॉइंट। अब बताइए कितना छोड़ना पड़ेगा? 38.37, 37.5। अब इसका आधा कर दो, 37.5। ठीक है, 200 का, इसमें पॉइंट देखिएगा कहीं ऑप्शन में करवा रही है, 200 कर दो, होगा 18 पॉइंट, लगभग 18.75%। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डे कल फिर देखेंगे।
वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लियो टॉलस्टॉय जो एक रूसी लेखक है, जो नेपोलियन द्वारा रूस पर 1812 ईस्वी में आक्रमण करने के कारण रूस की स्थिति खराब हो गई, अतः उसी पर यह पुस्तक लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। यह रूस की वास्तविक स्थिति का चित्रण करती है। रूस की वास्तविक स्थिति का चित्रण करती है। रूस की वास्तविक स्थिति का चित्रण करती है। यह लिखा गया लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और संघर्ष करने वाली सासी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है नीरजा भनोट पुरस्कार। यह नीरजा भनोट है कौन? यह एक भारत की एयर होस्टेज है जो यात्री विमान को 360 यात्रियों को अपनी जान देकर बचाने के लिए इसने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसी के यादगार में भारत सरकार द्वारा नीरजा भनोट पुरस्कार दिया जाता है। कहा जाता है कि सासी को कौन सा पुरस्कार नीरजा भनोट पुरस्कार दिया जाता है? चमेली देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। टेम्पलेटन पुरस्कार धर्म के विकास के लिए तथा प्रगति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका उत्तर कौन है? नीरजा भनोट पुरस्कार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह ब्रिटिश पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख पदाधिकारी था। अलेक्जेंडर कनिंघम ही ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले खुदाई के बारे में भारत में पता किया और इसी ने हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी अपनी पूरा संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है और इसी ने नई दिल्ली में स्थापना किया। यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उसी समय नई दिल्ली में स्थापना किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, मांग वक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए सबसे पहले आप यह समझिए, मांग निर्भर करता है वस्तु की कीमत पर। मांग निर्भर करता है वस्तु की कीमत पर। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी।
लेकिन मांग का नियम का अपवाद है, मांग के नियम का अपवाद है गिफिन वस्तु। मांग के नियम का अपवाद है गिफिन वस्तु। गिफिन एक स्कॉटलैंड अर्थशास्त्री है जिसने सबसे पहले उन वस्तुओं की पहचान कराई जिसका उपयोग आय के अभाव में किया जाता था, परंतु आय के पर्याप्त होने पर उस वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले ध्यान दिलाने वाला शास्त्री का नाम है गिफिन वस्तु। आपको पूछा जाए कि मांग का नियम का अपवाद कौन है, तो गिफिन वस्तु। मांग के नियम का ग्राफ होगा, मांग के नियम का ग्राफ होगा जैसे जैसे कीमत बढ़ता है मांग घटता जाता है। मांग क्या है? घटता जाता है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। इसका ग्राफ नकारात्मक होता है। इसका ग्राफ क्या होगा? नकारात्मक होगा। तो अब यहाँ पर आप यह देखिए कि मांग वक्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं का प्लॉट है। यह विभिन्न समय पर मांगी गई मात्राओं का प्लॉट है। यह मांग के नियम को दर्शाता है। यह नकारात्मक रूप से झुका हुआ है। यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं पर प्लॉट है। विभिन्न समय पर मांगी गई मात्राओं का प्लॉट है। विभिन्न समय पर विभिन्न कीमतों पर यह नकारात्मक रूप से झुका हुआ है। इसका उत्तर यह होगा। इसका उत्तर क्या होगा? यह होगा हर हमेशा मांग का नियम ऐसा नहीं करता है। मान लीजिए रात में 12 बजे रात में आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, आपको कोई वस्तु नहीं है, क्या उस वस्तु को कहाँ से लाएंगे, चाहे उसका कीमत कैसा भी क्यों नहीं है। तो मांग डिपेंड करता है समय पर, मात्रा पर, कीमत पर, लेकिन यह हमेशा झुका हुआ नहीं रहेगा। समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार, कीमत के अनुसार निर्भर करता है। इसका उत्तर कौन होगा? डी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। लिखिए हेनरी ड्यूनेट जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष थे। समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के जन्मदिन पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? 8 मई। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में? कृष्णदेव राय। आपको मालूम होना चाहिए कृष्णदेव राय तुलु वंश का था। कृष्णदेव राय किस वंश का है? तुलु वंश का है। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक है। इस पर सबसे पहले संगम वंश, सलूबा वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश शासन करता है। हरिहर बुक्का इसका प्रथम है। अंतिम शासक रंग तृतीय है। और कृष्णदेव राय तुलु वंश का था। हजारा राम मंदिर के निर्माण में किसका योगदान है? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय तेलुगु एवं संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। अमुक्त मल्यत इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है अमुक्त मल्यत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
हिंदी को राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी हमारी राजभाषा है। आप लोग बहुत सारे बच्चे समझते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किया जा रहा है, और सबसे पहले हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा की मांग आपको महात्मा गांधी द्वारा बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया गया। लेकिन आज तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में लिखा है हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। 343 243 में है, पंचायती राज में SC ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधान, ST ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। जिस पंचायत में जितना SC ST का जनसंख्या है उसी अनुपात में। लेकिन महिलाओं का आरक्षण 1/3, अनुच्छेद 231, दो से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित किया जाएगा। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 340 OBC के आरक्षण एवं शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा एवं नौकरी में क्या किया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है हमारा? बंगलोर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बूढ़ा व्यक्ति किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम जाना जाता है। और लंदन में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। वहां भारतीयों को, और यह लॉर्ड हाउस का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय है, दादा भाई नौरोजी। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? देखो, पंचायतों की आय का स्रोत है खुद से आय प्राप्त करना। लेकिन वर्तमान में इसकी आय का स्रोत है राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त राशियां। 243 से 243 ओ में इसका वर्णन है। और ये पंचायती राज राज सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? राज सूची का विषय। मतलब राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है।
हेलो हेलो। चलिए, आज के एएलपी टेक्नीशियन के टेस्ट में आप सभी लोग का साइंस के डिस्कशन में स्वागत है। और जैसा कि आपको पहले भी जानकारी मिल चुका था, एक वीडियो हम अपलोड किए थे यूट्यूब पर, और उसमें हम आपको बताए थे कि आज से यानी कि 3 जून से प्रत्येक दिन आपका एएलपी और टेक्नीशियन का टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा 6:30 बजे से। अगर ये टेस्ट आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर में 10 तारीख से आ सकते हैं। और 10 तारीख से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इधर 8 तारीख तक भयानक गर्मी के चलते कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसीलिए आप लोग जो आएंगे, अगर डिस्कशन करने के लिए आना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको आना है 10 तारीख से, और तब तक यानी कि 3 तारीख से लेकर के 3 तारीख से लेकर के 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। क्वेश्चन थोड़ा खोल लेते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। ठीक, चलिए चलिए जी, ऑफलाइन टेस्ट 10 जून से होगा। बिल्कुल, हम आपको जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। और आज से लेकर के एग्जाम तक आपका रोज शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पर मैथ्स का, रीजनिंग का, जीएस का और साइंस का डिस्कशन स्टार्ट माने कि चलेगा। आप सभी लोग अगर अपने तैयारी को बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो जरूर हमारे क्लास के साथ जुड़िएगा और देखिएगा कि आपको इस टेस्ट से बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। ऑफलाइन टेस्ट 10 तारीख से आप यहां देकर देने आ सकते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए यहां पर 5:30 बजे आना है, और प्रत्येक टेस्ट का चार्ज 10 रुपया होगा, जो आप उसी समय जमा करेंगे और उसी समय आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ओएमआर ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, और एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, वहां पर तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना तैयारी कैसा है इसको भी चेक कर सकते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए विशेष ऑफर है कि आपको यहां आकर अगर टेस्ट देते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, यानी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए टेस्ट जो है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ पर डे 6 बजे शाम को अपलोड हो जाएगा। मतलब अगर कल आप 6:30 बजे डिस्कशन पे जुड़ना चाहते हैं तो 6 बजे क्वेश्चन का पीडीएफ पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। उसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा लीजिए, क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। डिस्कशन एग्जैक्टली 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर क्वेश्चन को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं तो एक बार एक टाइप कर दीजिएगा, और आवाज बिल्कुल अगर सही जा रही है तो भी एक टाइप कर दीजिएगा जल्दी से, ताकि हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। अगर आवाज और क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट है तो एक टाइप करेंगे दोस्त। चलिए बिल्कुल सही, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, और आप जानते हैं कि प्रगति पथ का क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, तो जरूर इसके सही से जुड़िएगा और सही से आंसर देने का प्रयास करिएगा। हमारे जितने भी साथी आज के इस क्लास में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जैकी कुमार, अनीता राज, इन्होंने एक टाइप किया है। चलिए तो
क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब देने का तरीका होगा, पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, 1 नंबर मान लीजिए या 7 नंबर, और उसका जो भी आंसर है, ए है या सी है, जो भी आंसर है बस बगल में दे देना है। आप यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प पहचानना है। किसके संदर्भ में? मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन है, छोटी आंत अति कुंडलित है और उसमें हजारों दीर्घ रोम होते हैं। देखिए छोटी आंत की लंबाई लगभग 20-22 फीट के आसपास होती है। ये एक बिल्कुल क्वाइल्ड संरचना होती है, कुंडलित संरचना होती है, और इसका नाम छोटी आंत इसलिए है क्योंकि इसकी व्यास कम होती है, लंबाई कम नहीं होती दोस्त, लंबाई इसकी बड़ी आंत से ज्यादा होती है, इसकी व्यास कम होती है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। और उसमें हजारों दीर्घ रोम, जिसको इंग्लिश में आप माइक्रोविल्ली कहते हैं, उपस्थित होता है। और इसका मुख्य कार्य, इन माइक्रोविल्ली का मुख्य कार्य फूड का एब्जॉर्प्शन करना, यानी भोजन का पाचन करना है। तो पहला विकल्प हमारा सही है। पित्ताशय द्वारा स्रावित पीत रस को यकृत ग्रहण करता है, यह गलत हो गया ना। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस को पित्ताशय ग्रहण करता है, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर हो गया। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है, यह भी सही है। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी होगी, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास ज्यादा होता है। और चौथा, पाचन के अपशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुर्दा नहीं होगा, गुर्दा किडनी को कहते हैं, और गुदा से निष्कासित होते हैं, यह भी सही है। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप और डिटेल से समझना चाहते हैं तो इस फिगर को आप देखेंगे। यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है आपका। एक बार इस फिगर के लिए हमको कलर चेंज करना होगा। यह हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। देखो ये हमारा जो है ना वो गाल ब्लैडर है, ये छोटा सा रचना, ये जो है ये गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर जो होता है एक छोटी सी रचना होती है, और ये लीवर जो भी बाइल बनाता है, मतलब यकृत जो भी पीतरस बनाता है, वह पीतरस जाकर के इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, संचित होता है, संग्रहित होता है, और वहां पर इसका सांद्रण होता है। यहां से ये पीतरस जो है गॉल ब्लैडर से सांद्रित पीतरस, ये हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर कुंडलित संरचना है, और इसके 3 पार्ट्स आपको पता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो लीवर से आता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को हिंदी में पक्वाशय कहते हैं। इसीलिए ये जो क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया, ये जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, ये क्या है कि ऑप्शन नंबर इसका अगर आप बी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा था कि पित्ताशय द्वारा स्रावित पीत रस को यकृत ग्रहण करता है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, और पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 नंबर। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। ठीक है, एक मान लो गुब्बारा है पिचका हुआ, और इसको कांच के बोतल के सिरे पर लगा दिया गया। वह इस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? देखो आपके पास एक बोतल था, इस बोतल में एक पिचका हुआ गुब्बारा था, और इस बोतल को आपने रख दिया खौलते या उबलते पानी में डाल दिया। ठीक है, आपने डाल दिया इस खौलते उबलते पानी में इस बोतल को। आपने गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन देखा। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करता है? मेरे दोस्तों सही इसका जवाब दोगे। जैकी कुमार हम बोले हैं, या अनीता राज, जो भी लोग आंसर दे रहे हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर और उसके साथ ऑप्शन ABCD लिखने का, 1 2 3 4 नहीं लिखने का है दोस्त, ABCD ये टाइप करना है क्वेश्चन नंबर के साथ। एक बार फिर से सुनिए, पहले आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन देना का आप आंसर देना चाहते हैं,
2 लिखे, इसके बाद ABCD जो भी आपको ऑप्शन नजर आए आप वो ऑप्शन यहां पर A या B या C या D, अब चारों मत लिख देना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह इस कांच के बोतल को खोलते उबलते पानी के पात्र में रखती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। गतिविधि क्या प्रदर्शित करता है? गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा या वायु घटती है। देखो अंदर में अगर मान लो इसमें एयर भरा हुआ है, सपोज कर लो एयर भरा हुआ है, अब ये एयर क्या होगा, बोतल के गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा या वायु घटती है। नंबर 1, ऊष्मा गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। ऊष्मा होने पर बोतल के अंदर की हवा या वायु बढ़ती है। ऊष्मा बोतल के अंदर की हवा या वायु को प्रसारित करती है। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा 2 का राहुल बर्नवाल। एक बार फिर से आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर टाइप करेंगे। तो ऊष्मा बोतल के अंदर की हवा को गर्म करती है। देखो इस पूरे सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि दाब जो होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। अगर हमने उबलते खौलते पानी में इस बोतल को डाला तो बोतल का टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे अंदर के हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा। इसीलिए ऊष्मा बोतल के अंदर की हवा या वायु को प्रसारित करेगी। वायु यहां पर प्रसारित होगा और यह वायु अंदर जाएगा और गुब्बारे को क्या करेगा? फुलाएगा। इसीलिए 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। अब राहुल बर्नवाल का आंसर बिल्कुल सही तरीके से दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए इसको हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। देखो प्रेरित ईएमएफ जो होता है वह फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ई समानुपाती d∅dt और यहां पर आगे लगता है माइनस का चिन्ह। आप लोग को कमेंट करके यह जवाब देना है कि माइनस चिन्ह की व्याख्या किस नियम से की जाती है। एक बार सुन लेना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में फॉर्मूला आता है प्रेरित ईएमएफ के लिए ई समानुपाती माइनस d∅dt। कमेंट करके जवाब देना है प्रेरित इस फॉर्मूला में माइनस चिन्ह की व्याख्या किस नियम से किया जाता है। तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर नहीं करता? आ जाओ, फ्लक्स परिवर्तन d∅ पर बिल्कुल करता है, dt समय पर बिल्कुल करता है, परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बार फिर से राहुल बर्नवाल का आंसर सही है। बाकी हमारे मित्र जो भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं वह आप भी आंसर इसका जरूर दें। चलो हमारा क्वेश्चन था कि माइनस चिन्ह की व्याख्या किससे होती है? तो माइनस चिन्ह की व्याख्या सूत्र में नेगेटिव साइन की व्याख्या, जल्दी से जवाब दे दीजिए दोस्त, नहीं तो अब हम आंसर लिखने वाले। व्याख्या लेंज के नियम से किया जाता है। किसके नियम से? लेंज के नियम से, लेंज के नियम से किया जाता है। और आप लोग जानते होंगे लेंज का नियम, प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह अपने उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। क्या है लेंज का नियम? प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह अपने उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है। चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन का जवाब दे दें। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लेंज का नियम किसका अनुपालन करता है या किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बता दीजिए दोस्त। लेंज का नियम किस के सिद्धांत पर आधारित है? तो आप सभी लोग को मालूम होगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होता है
और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या, माने इसमें से कौन सा पोषक तत्व है? देखिए, दो तीन बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। हम आपको यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुल पोषक तत्व जो पौधों को आवश्यक है उसकी संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कुल कितने पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होता है तो बताओगे 17। इसमें दीर्घ मात्रक तत्व कितने होते हैं अगर ये पूछेगा तो जवाब देना है कितना। अगर दीर्घ मात्रक तत्व पूछे तो इसका जवाब आपको देना है कितने? 9। कौन कौन से दीर्घ मात्रक तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आपसे सूक्ष्म पोषक तत्व पूछे इसकी संख्या कितनी है तो बोलेंगे 8। और कौन कौन सा है तो बोरॉन है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, जिंक है और मॉलिब्डेनम है। इसमें देखो ये जो है ना, ये वाले आपके ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर और जिंक, 5 तो आपको याद हो गया। 3 एक्स्ट्रा याद कर लेना, बोरॉन, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो 9 दीर्घ मात्रक तत्व, 8 आपके कौन से हो गए? सूक्ष्म मात्रक तत्व। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। एक बार इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो ले सकते हो। ये टोटल कुल पोषक तत्व 17, दीर्घ मात्रक तत्व 9, कौन कौन से नाम याद रखने? सूक्ष्म पोषक तत्व 8 और कौन कौन से उसका नाम आप याद रख लीजिए। आ जाइए, तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से अब जवाब देना है। कौन सा इनमें से आपका क्या है, कौन सा आपका इसमें क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? देखो, सल्फर दीर्घ मात्रक तत्व है, आयरन लघु मात्रक तत्व है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? दीर्घ मात्रक तत्व है। तो 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। आ जाइए, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिस या स्टीरअप नामक सबसे छोटी अस्थि कहां स्थित होती है? मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपिस अस्थि पूछ रहा है कि कहां स्थित होती है। स्टेपिस के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूस्टेचियन नलिका, बी नंबर है कुंडलिनी यानी कॉक्लिया, सी नंबर है बाह्य कान और डी नंबर है मध्य कान। आपको पता है कि कान में, प्रत्येक कान में 3 अस्थियां हैं। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों किसके पार्ट हैं? तो तीनों अस्थियां जो हैं वह आपके मिड ईयर यानी मध्य कर्ण के भाग है। आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो है ना आपका फिगर, ये फिगर आपके मानव के कान का फिगर है। एक बार इस फिगर पर नजर डालिएगा, ये आपके मानव कर्ण का फिगर है। इसमें आपको 3 अस्थियां नजर आ रही होंगी, एक आपका मैलियस, दूसरा आपका यहां पर इनकस और तीसरा पार्ट जो है वो आपका स्टेप्स है। देखो, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये आपके मिडिल ईयर है। और मिडिल ईयर में मैलियस, इनकस और स्टेप्स ये 3 अस्थियां हैं और इसीलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बोलो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि मध्य कान। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मध्य कान। 6 का आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में प्रभावी वर्णक कौन सा होता है? रोडोफाइसी, आप जानते हैं 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। एक हरा रंग का जिसको क्लोरोफाइसी कहा जाता है,
दूसरा भूरा रंग का जिसको फियोफाइसी कहा जाता है, और तीसरा लाल रंग का जिसको रोडोफाइसी कहा जाता है। अब इन तीनों शैवालों में वर्णक कौन सा है? तो आपको एक हम टेबल दे रहे हैं, एनसीईआरटी का वो टेबल है, हालांकि वो ऊपर के क्लास का है, लेकिन फिर भी इस टेबल को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको काम लायक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखिए क्लोरोफाइसी, इसको जो है इसको कहा जाता है आपका ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल, ये आपका ग्रीन एल्गी है। फियोफाइसी इसको कहा जाता है ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल, और तीसरा रोडोफाइसी इसको कहा जाता है रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, चलो यहां कॉमन नेम लिखा हुआ है तो ये लिखने का जरूरत यहां नहीं था। आ जाइए, इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी और फ्यूगोजेंथिन, और रोडोफाइसी जो कि क्वेश्चन पूछा था क्लोरोफिल ए डी और फाइकोएरिथ्रिन। तो पिगमेंट किसमें कौन से पाए जाएंगे? स्टोर्ड फूड, उसमें संचित भोजन क्या होता है? तो ग्रीन एल्गी में संचित भोजन स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लैमिनेरियन होता है, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। साथ में इनके सेलवाल किसके बने होते हैं? क्लोरोफाइसी का सेलुलोज का, फियोफाइसी सेलुलोज और एल्जिन से, और रोडोफाइसी भी सेलुलोज से। तो कौन सा शैवाल किससे बना हुआ है, क्या उसका सेलवाल है, किस शैवाल का, कौन सा उसमें स्टोर्ड फूड है, क्या उसका मेजर पिगमेंट है, और क्या उसका कॉमन नेम है? एक बार करके आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछे जाने का संभावना है। और अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन में आकर टेस्ट देना तो जरूर आइए, मात्र 10 रुपए टेस्ट है, और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री है। डिस्कशंस को आप अपने दोस्तों के साथ अगर मन करे तो शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्रगति पथ, आपका चैनल है और ये अधिक से अधिक ग्रो करे, ये आप लोग भी चाहते होंगे और हम लोग भी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी निकाय का वेग v बराबर 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर के अनुसार समय पर निर्भर करता है, निकाय डैश के साथ गतिमान है। अब देखो, एक समान त्वरण, एक समान मंदन, एक गैर एक समान त्वरण और शून्य त्वरण। देखो, अगर शून्य त्वरण से गतिमान होगा, समान त्वरण से गतिमान होगा और असमान त्वरण से गतिमान होगा, कैसे पकड़ोगे? देखो, सबसे पहले एक बात समझना, अगर v सिर्फ समय के पर पावर 0 पर निर्भर करता है, इसका मतलब हुआ ये समान वेग से चलता है, और इसीलिए इस कंडीशन में शून्य त्वरण होगा। कब? जब v समानुपाती t का पावर 0 हो। अगर v समानुपाती t है, यानी t का पावर 1 है, तो ये समझ लेना कि ये वस्तु समान त्वरण से चल रही है, क्योंकि t का वैल्यू रखते जाइएगा, वेग का वैल्यू बदलता जाएगा। अगर v समानुपाती t का पावर 2 से लेकर के आगे 3, 4, 5, 6 कुछ भी 3, 4, 5 और सो ऑन, तो इसका मतलब होता है वस्तु असमान त्वरण से गतिशील है। 3 बातें बता रहे हैं। अगर वेग समय के पावर 0 पर समय के पावर 0 के समानुपाती है तो समान वेग या शून्य त्वरण। अगर v समानुपाती t है तो समान त्वरण, और v समानुपाती t का पावर 2 से लेकर आगे कुछ भी होगा तो असमान त्वरण से चलेगा। यहां पर देखो v बराबर 20 प्लस 0. अच्छा, ये तो एक इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया जो आपको याद रहना चाहिए। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करके बताते हैं। हो गया सबका? चलिए आइए, अब देखो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है v बराबर 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। अब देखो, अगर t का वैल्यू 0 पुट करते हो तो वेग की वैल्यू कितनी आती है? 20 प्लस 0.1 गुना 0 का स्क्वायर बराबर 20 मीटर पर सेकंड। t का बराबर अगर 1 पुट करोगे तो v की वैल्यू आएगी t प्लस 0.1 गुना 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20.1 मीटर पर सेकंड।
अगर t की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिएगा तो 20 प्लस 0.1 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20.4 मीटर पर सेकेंड। अगर t की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिएगा तो 20 प्लस 0.1 गुना 3 का स्क्वायर बराबर 20.9 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, यहां 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ा? 0.1। यहां 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ा? 0.3। और यहां 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ा? 0.5। इसका मतलब समान समय में असमान वेग बढ़ रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? हो जाएगा गैर एक समान त्वरण। एक बार बोलिए, सबको समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो यस और नो। अगर समझ में आया तो वाई टाइप करो, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। समझ में आया तो वाई और नहीं समझ में आया तो एन। जल्दी से दोस्तों, समझ में आया तो वाई और नहीं समझ में आया तो एन। चलिए, जैकी कुमार का आंसर वाई आया, मतलब समझ में आ गया। मेरे बाकी जो भी दोस्त जुड़े हुए, जो साथी हम सफर हैं हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हुए, जरूर जल्दी से जल्दी अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, जरूर आपको समझ में आना चाहिए। निशिकांत का भी आंसर वाई आ रहा है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूं मैं। एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या बराबर है और यह अपवर्तनांक 1.5 की एक सामग्री से बना है। इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है प्लस माइनस आर, प्लस माइनस 2r, प्लस माइनस r/2 और डी नंबर है 0। देखो, एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या r है, तो लेंस इस तरीके का भी हो सकता है। एक मिनट, लेंस इस तरीके का भी हो सकता है और लेंस इस तरीके का भी हो सकता है। आप सभी को पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो जरूर लिखिए। सीएस सर का क्वेश्चन, प्रगति पथ का क्वेश्चन, मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है आपके लिए। बहुत सारी जानकारियां आप नए नए यहां पर ग्रहण करते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। ध्यान से देखोगे, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। आ जाइए। अब यहां पर अगर उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहां म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5। तो 1.5 माइनस 1 गुना 1/, देखो पहला सतह इस तरफ है तो ये इस तरफ वाला क्या होता है? याद करो, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। माइनस दूसरा सतह इस तरफ है और दोनों बराबर है तो ये माइनस है। अब देखो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 आधा, यहां पर नीचे हो गया r और इसमें हो जाएगा 2r। 2r और 2r कट गया तो f की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव में r हो गई। अब अगर इस लेंस के लिए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस लेंस के लिए आओ, 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, यहां भी पहला वाला सतह इधर घुमा हुआ है तो 1 माइनस r, और माइनस 1 दूसरा सतह इधर है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये f बराबर माइनस r, यानी आंसर होगा f बराबर प्लस r या माइनस r। इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ए नंबर, प्लस माइनस r। देखो, अगर ऐसा सतह है तो इसके लिए पॉजिटिव होता है, और अगर ऐसा सतह है तो इसके लिए r की वैल्यू, ये r पॉजिटिव होगा, इसके लिए r जो होगा वह पॉजिटिव होगा, और ऐसा सतह है तो इसके लिए r की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये बात आपको याद रखना चाहिए। सीनू कुमार प्रणाम कर रहे हैं और हम भी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। विजयी भव, आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो। जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आपका निकल जाए, आपको नौकरी कंफर्म हो। चलिए, एक बार बोलिए, ये चीज सबको समझ में आया क्या? एक बार फिर से टाइप कीजिएगा। समझ में आया तो वाई और नहीं समझ में आया तो एन। जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं वो जल्दी से टाइप करेंगे।
निशिकांत ने वाई टाइप किया है और बाकी हमारे मित्र कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे भाई, मजा नहीं आ रहा। आप लोगों के लिए आप लोगों की क्लास है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। पहले बताओ, आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम था मॉसले। और मॉसले ने क्या बताया था कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उसके परमाणु संख्या का फलन होता है। और परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। मेंडलीव वाला किस पर आधारित था? परमाणु भार पर। सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, यानी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित पीरियोडिक टेबल का निर्माण सबसे पहले किसने किया? जल्दी से जवाब देंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार पीरियोडिक टेबल का निर्माण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? जवाब देना है इंजीनियर मिथिलेश सिंह। अरुण सर टेस्ट कैसे मिलेगा? टेस्ट आप ऑफलाइन आकर के टेस्ट दे लीजिए, एक तरीका है जिसका चार्ज 10 रुपया है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कोई ऑनलाइन टेस्ट में कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट आप सेंटर पे आके दे सकते हैं। नहीं, आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम नील्स बोर ने किया था। लिखना चाहो तो लिख लो। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित पीटी का निर्माण सर्वप्रथम बोर ने किया था। और पूरा नाम लिखो तो नील्स बोर ने किया था। सर्वप्रथम नील्स बोर ने किया था। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित पीटी का निर्माण। प्लीज सर, एलपी का फुल टेस्ट ऑनलाइन कब से शुरू होगा? हम बोल रहे हैं ऑनलाइन आप क्वेश्चन प्रिंट निकाल लीजिए टेलीग्राम चैनल से और डिस्कशन यूट्यूब पर देख लीजिए। ऑनलाइन में कोई पैसा नहीं लग रहा है। ऑफलाइन आकर के टेस्ट देने का चार्ज 10 रुपया पर टेस्ट। अरुण जी बात समझ में आ गया? चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस प्रश्न का जवाब देंगे। जब एक धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो इसका विस्तार क्यों होता है? कारण बताना है। धातु की छड़ को हम गर्म करेंगे तो यह क्यों फैलेगा? ऑप्शन है, इसके परमाणुओं के आकार में वृद्धि होती है, यानी एटम का साइज बढ़ जाता है। दूसरा कहता है परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तीसरा कहता है वास्तविक कारण अज्ञात है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्त जल्दी से इसका जवाब देंगे। प्रहार 24 में सेल और मैटर का क्वेश्चन अपलोड नहीं है। ठीक है, करवा देते हैं आज। रोहित कुमार फ्रॉम शेखपुरा। ओके ठीक है, करवा देते हैं। तो एक धातु की छड़ को गर्म किया जाता है, विस्तार क्यों होता है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? परमाणुओं का आकार बढ़ता है। गलत है। परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। सही है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है कि परमाणुओं की कंपन की ऊर्जा बढ़ने के कारण इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। और आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर दूसरा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं इस क्लास में वो जल्दी से आंसर्स देंगे, है ना, और आंसर से अपने तैयारी को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। सब लोग अपने क्या कहते हैं टाइपिंग पैड यानी आपके मोबाइल को उठा लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। आपके पास मात्र 15 सेकंड है इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए। जल्दी से पढ़ना है, क्वेश्चन खत्म होगा, 15 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओम का नियम सभी चालकों पर लागू होता है। पहला कथन, शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ते तापमान के साथ बढ़ता है। दूसरा कथन, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध समुच्चय के सबसे छोटे प्रतिरोधक के मान से कम होता है। कौन सा कथन सही है? आपका समय शुरू होता है अब।
जल्दी से। सिंटू कुमार बी। और आपका आंसर गलत हो गया। आंसर हो गया 1, 2 और 3। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। ओम का नियम सभी चालकों पर लागू होता है, सभी कंडक्टर्स पर लागू होगा, बिल्कुल सही है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? अगर क्वेश्चन पूछे ओम का नियम का पालन नहीं करता है कौन कौन? ओम का नियम पालन नहीं करता है कौन कौन? जल्दी से जवाब दो। ओम का नियम पालन नहीं करता है, सबसे पहला बोलना अधातु या कुचालक, दूसरा बताना अर्धचालक, और अर्धचालक में अगर एग्जाम्पल याद है तो बहुत अच्छा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद आप और क्या बताओगे? और बताओगे ग्रेफाइट या कार्बन, और चौथा बता देना इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य। ये चारों ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो ओम के नियम सभी चालकों पर लागू होता है, पहला बिल्कुल सही है। शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ते तापमान के साथ बढ़ता है, सही है। तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, और ये जितने पदार्थ लिखे हुए सबका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। याद रखिएगा, इन सभी का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस घटता है। कारण अलग अलग होंगे लेकिन तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। तीसरा, समानांतर में संयोजित प्रतिरोधों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध समतुल्य के सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होगा, बिल्कुल सही है। मान लो 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, इनका पैरेलल में समतुल्य कितना होगा? तो उस पैरेलल में होगा दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़। कितना हो गया भाई? 6/5 यानी 1.2। जो छोटा है, छोटा कौन? 2, इससे भी कम है, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ट्रांजिस्टर विद्युत बल्ब भी नहीं, विद्युत बल्ब करेगा ट्रांजिस्टर नहीं करेगा, विद्युत बल्ब करेगा ट्रांजिस्टर नहीं करेगा। निशिकांत नोट कीजिएगा, ट्रांजिस्टर अर्धचालक से बना होता है, इसलिए ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। विद्युत बल्ब अगर फिलामेंट वाला होगा तो ओम के नियम का पालन करेगा, अगर विद्युत बल्ब एलईडी वाला होगा तो फिर ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 नंबर पे। लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट धीरे धीरे अपघटित होने का गुण दर्शाता है, जो इसे बेकरी उत्पादों में उपयोग करने योग्य बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के उस उपयोग के लिए उत्तरदायी अपघटन का उत्पाद क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकरी उत्पाद में करते हैं। अब क्यों यूज होता है? क्योंकि गर्म होने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आप सभी को पता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। क्या नाम है दूसरा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हीट किया जाता है तो यह अपघटित होकर देता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, और यही CO2 ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सोडियम कार्बोनेट के कारण ब्रेड का कड़वा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है, जिसे हटाने के लिए थोड़ा सा टार्टारिक एसिड, जो इमली में रहता है, टार्टारिक एसिड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? थोड़ा सा टार्टारिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ए नंबर। 13 का ए, वेरी गुड। आ जाइए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एक बात ये याद रखना है, गर्म करने पर CO2 के कारण ब्रेड सॉफ्ट होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट ब्रेड का कड़वा स्वाद के लिए जिम्मेदार है, जिसको हटाने के लिए उसमें थोड़ा मात्रा में टार्टारिक एसिड मिला दिया जाता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, कड़वा स्वाद भी खत्म हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। एक लेंस के +2 डायोप्टर की शक्ति होती है, लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, प्लस है तो उत्तल लेंस होगा,
और 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी निकाल लो, F बराबर 1/P यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। आ जाओ, लेंस अवतल है, गलत हो गया, लेंस उत्तल है और इसकी 2 मीटर की फोकस लंबाई है, गलत। लेंस उत्तल है और इसकी 0.5 मीटर की फोकल लंबाई है, सही। लेंस अवतल है, आंसर हो गया गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा बच्चा? आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 20 ओम के प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को लंबाई में 2 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इनको समानांतर में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध कितना होगा? जल्दी से बताना। 20 ओम प्रतिरोध का यह तार था, इसको आपने 2 बराबर भागों में काट दिया, 1 भाग 2 भाग। इसका प्रतिरोध भी 10 ओम, इसका प्रतिरोध भी 10 ओम, और फिर आपने इस 10 ओम को क्या किया? दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। जब दोनों को आप पैरेलल में जोड़ दोगे, दोनों को जब आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो ये 10 ओम और 10 ओम समतुल्य प्रतिरोध दोनों पैरेलल में है तो कितना होगा? दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़। कितना हो गया भैया मेरे? 5 ओम। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 ओम का प्रतिरोध था, 2 बराबर भागों में काटा, फिर समानांतर में जोड़ा तो संयोजन का प्रतिरोध 5 ओम होगा। कोई एक ऑप्शन को चेंज कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़, या तो वहां 200 होगा तो 50 हो जाता। एलपी टेस्ट का सॉल्यूशन डेली यूट्यूब चैनल पर होगा क्या सर जी? बिल्कुल होगा, आज से मैं बिल्कुल रेगुलर हूं आपके साथ। कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए। आइए, सारे क्वेश्चंस होंगे टेलीग्राम पर, आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका डिस्कशन डेली होगा, डेली डेली डेली, रोज टेस्ट रोज टेस्ट रोज टेस्ट। आ जाइए, प्रोकैरियोटिक जीवों में परमाणु क्षेत्र, परमाणु क्षेत्र नहीं होता, नाभिक क्षेत्र होता है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज भाई साहब आपकी सही नहीं है, इसको नाभिक कहो, नाभिक भी नहीं कहो, ये भी अच्छा लैंग्वेज नहीं है। तो केमिस्ट्री में होता है केंद्रक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? केंद्रक क्षेत्र। लैंग्वेज भाई साहब की गलत थी। केंद्रक क्षेत्र एक झिल्ली से गिरा नहीं होता, इस अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियस तो जब केंद्रक झिल्ली होता है तब कहते हैं, न्यूक्लियोस उसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस में एक सघन गोलाकार पिंड होता है और उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा सा सघन गोलाकार पिंड होता है जिसको न्यूक्लियोलस और हिंदी में केंद्रिकाभ कहा जाता है। सिंगर किरण यादव, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी, और आ जाइए आज की क्लास में जुड़ जाइए। कभी मिलिएगा तो गाना जरूर सुनाइएगा, क्योंकि आपने सिंगर जरूर लिखा है तो सिंगर का मतलब आप गाना अच्छा गाते होंगे, कभी सुनाइएगा जरूर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पुरकिंजे कोशिका, ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के सेरेबेलम में। पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है ना सेरेबेलम, जो बैलेंस करता है आपको, उसमें। अच्छा, एक बात ये भी साथ में याद रखना दोस्त, पुरकिंजे सेल बोला है, अगर पुरकिंजे फाइबर तो यह हार्ट में पाया जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक, हार्ट में पाया जाता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला कहानी है। पुरकिंजे सेल पूछे तो ब्रेन के सेरेबेलम में, और पुरकिंजे फाइबर बोले तो हार्ट में। माइक्रोग्लियल कोशिकाएं ब्रेन में पाई जाती हैं, सीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रतिरक्षी कोशिका एक तरह का होता है, प्रतिरक्षी कोशिका होता है। कूपर सेल्स जो होते हैं ये हमारे लीवर के प्रतिरक्षी कोशिका है, लीवर के प्रतिरक्षी कोशिका। हो गया आंसर। आंसर कौन सा हो गया सर जी? आंसर हो गया सी नंबर। संवेदी कोशिकाएं, सेंसरी सेल्स, आप जानते हैं आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सा प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होता है? कौन सा? कोयला और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु में जलाए, वायु की मात्रा कम है, अच्छी मात्रा होती, पर्याप्त मात्रा होती तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, और क्योंकि अपर्याप्त मात्रा है, देखो चश्मा गिर रहा है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड।
BSPHL का लास्ट क्लास का लिए क्लास कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। प्रकाश की एक किरण हवा में यात्रा करते हुए कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, कौन सा कथन सही है? कहां से कहां गया भैया? हवा से गया कांच में। ए भाई क्वेश्चन मत भाग, हवा से गया कांच में। ये तुम्हारा हुआ हवा और ये हुआ तुम्हारा कांच, यानी विरल से जा रही है सघन में। क्या पता आपको विरल से सघन के बारे में? बहुत कुछ सर जी। विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध ये होगा, अपवर्तन कोण कम होगा और आपतन कोण ज्यादा होगा, है ना? तो पहला कहता है आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आपतन कोण उद्भव कोण के बराबर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। चलो, निर्गत किरण आपतित किरण के, यहां से आगे इसको बढ़ाते हैं, फिर ये क्या करेगी? ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। दूसरा कहता है आपतन कोण उद्भव कोण, उद्भव कोण मतलब निर्गत कोण के बराबर होगी, ये भी सही है। और फिर एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। ये किरण कौन सी? ये वाली जो ऐसे जा रही थी, और ये एक दूसरे के समानांतर होगी, ये भी सही, ये भी सही। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखो कितना मस्त मस्त है। और आ जाओ लास्ट आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लंबाई L तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 12 तथा प्रतिरोध R है का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों का प्रतिरोध भैया बराबर है, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। R बराबर पहला है रो, और लंबाई इसकी है L और एरिया इसकी है A, है ना? लंबाई L, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। एक दूसरा चालक है समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 12 है। समान पदार्थ है तो एरिया बताना है, मान लेते हैं A'। कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो, कितना हो जाएगा भाई मेरे? जल्दी से बताओ, भागा दे दो। भागा दिए, R कट गया, रो कट गया, L भी कट गया। अब क्या बच गया? अब बच गया इसमें क्या? जल्दी से बोलो, इसमें क्या बच गया? इसमें 2/a है और इसमें a है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आधा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a/2। बात लेकर के देख लेना। देखो ऐसे भी कर सकते थे, क्या करें? एक और तरीका है। क्या तरीका है? R बराबर रो L/a है। इसका मतलब, चलो ठीक है रहने दो। और दूसरा R बराबर रो 2L/a डैश है। यहां से आप चाहो तो R की वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट कर दो? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रो L/a बराबर रो 2L/a डैश। रो कट गया, L कट गया। a डैश बराबर क्या हो जाएगा? 2a। गलत हो गया था ना? a डैश बराबर क्या हो जाएगा? a डैश बराबर 2a। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए, तो एक बार के लिए सब लोग बात को क्लियरली समझ गए। आज का डिस्कशन दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। अगले डिस्कशन में आपसे कल मुलाकात होगी शाम को 6:30 बजे, जिसमें पहला डिस्कशन रीजनिंग का होगा, दूसरा जीएस का, तीसरा मैथ्स का और चौथा सबसे लास्ट सीएस सर का होगा। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी लोगों का।